हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इस वाले चैप्टर को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होंगी जो आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए इकोनॉमिक्स के वो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला चीज़ ही हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, पहले इसी चीज़ को हम समझेंगे और इसी के इर्द गिर्द आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो चलेगा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, मेकिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ईजियर अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण से अर्थों में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड, ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जो आपस में कनेक्ट हो जाती है, आपस में व्यापार वगैरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉर्डर्स को कनेक्ट करना शुरू होता है। एक तरीके से पूरी की पूरी दुनिया जब एक हो जाती है, ठीक है, एक विलेज बन जाता है, पूरी की पूरी दुनिया आपस में सभी कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या चीज़ हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ जब पूरी की पूरी दुनिया कनेक्ट हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहेगा कि कंट्रीज में अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अमेरिका में कोई कार बन रही है, ठीक है, तो वो अमेरिका की कार अब इंडिया में भी बिकेगी, वो अमेरिका की कार चाइना में भी बिकेगी। इसी तरीके से इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो पूरी दुनिया भर में कहीं भी उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया क्या चीज़ है, कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, मगर बहुत पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी कि पूरी की पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये जो फेर बदल वाली चीज़ है कि पूरी दुनिया के आपस में कनेक्ट होने वाली जो चीज़ें हैं ये पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, साइंस आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने आपस में कनेक्ट होना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, दुनिया आपस में कनेक्ट क्यों होती है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो देखिए, दुनिया आपस में कनेक्ट इस वजह से होती है क्योंकि ऐसा समझिए कि जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम ही लोगों से कनेक्ट क्यों होते हैं, बहुत सारे लोगों से। मान लीजिए आप अपने परिवार में हैं, लेकिन परिवार में ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताते, आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई नई चीज़ें सीखें, ठीक है, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आपकी बहुत सारी ऐसी नीड्स की चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपके पास ना हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन के पास हो। ठीक है, तो वो आपकी नीड को पूरी कर सकता है। इसी तरीके से आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो सामने वाले पर्सन के काम की हो, आप उसकी नीड्स को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा नया हो, ठीक है, जो आप किसी दूसरे को दे सकते हो, दूसरे के पास कुछ नया हो वो आप उससे ले सकते हो। तो ओवरऑल क्या चीज़ होता है ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों का लेन देन होता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में और क्या चीज़ें आ जाती हैं कि एक कंट्री के पास कोई बेहतर आइडिया है तो वो अपने आइडिया को शेयर करती है, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करती है, इसी तरीके से अपने कल्चर को, संस्कृति को, कि उस देश में किस चीज़ की चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी हम भारत में बात करें तो 200-250 साल पहले तक भारत में आज जैसा लाइफस्टाइल नहीं जिया जाता। आज आप पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, आज आप जिस तरीके के स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आज आप जिस तरीके के विचार रखते हैं, ये सारी चीज़ें आज जो हम फॉलो करते हैं वो ये ऐसी नहीं थी। ठीक है, ऐसा कैसे संभव हुआ, ऐसा ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हुआ। जब सारी की सारी दुनिया कनेक्टेड हुई तो आप उनके विचारों को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके सोचने के तरीके को आप अडॉप्ट करने लग गए। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, सिंपल सी मायने में ग्लोबलाइजेशन में पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाती है, आपस में कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही कनेक्टेड होती है तो चाहे वो विचार हो उसका एक्सचेंज होना शुरू होता है, ट्रेड होना शुरू होता है, मतलब बिजनेसेस वगैरह एक दूसरे के साथ करना संभव होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये शेयर होनी शुरू होती हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक कंट्री डेवलप करती है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर एक कंपटीशन भी क्रिएट होता है और ये कंपटीशन भी कैसा होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। हम पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में एक साथ जुट मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, लेकिन वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो और क्या चीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक, अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो इससे फ़ायदा क्या चीज़ होगा,
इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी अब ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, सारी दुनिया कनेक्ट होने के बाद अमेरिका की कंपनी भारत में भी अपनी ब्रांच खोल सकती है। तो जब अमेरिका की कंपनी भारत में अपनी ब्रांच खोलेगी, अपनी कोई कंपनी खोलेगी, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होंगे, एम्प्लॉयर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर्स कहाँ से मिल जाएंगे, उसको भारत से ही मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, भारत के लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़िए, हम और भी चीज़ें समझते हैं, ठीक। अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल से मायने में ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी की दुनिया जब आपस में कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है, इसमें कल्चर का चेंज होता है, संस्कृति का चेंज होता है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ठीक है, और सभी कंट्रीज आपस में जितने भी आइडियाज है, टेक्नोलॉजी, वो चीजें आपस में क्या करती हैं, शेयर करती हैं। ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये क्या चीज होता है, अब एन ओपन इकोनॉमी अलाउज बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज विद अदर कंट्रीज, ठीक है। तो एक ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एक देश जब एन ओपन इकोनॉमी अलाउज बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज विद अदर कंट्री, ठीक है, जब सिंपल से मायने में जब एक देश, ठीक है, दूसरी कंट्री को अलाउ कर देता है कि आप अपने देश के सामान, सर्विस, गुड्स सभी हमारी कंट्री में आके सेल कर सकते हैं बिना किसी एक तरीके से डिस्टर्बेंस के, बिना किसी रोक टोक के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भारत है, ठीक है, जैसे अमेरिका है, ठीक है, अगर अमेरिका की ओपन इकोनॉमी है तो इसका मतलब क्या कि भारत का अगर छोटे से छोटा भी जो व्यापारी है, मान लो किसान ही है वो, तो किसान भी अपनी फसल को अमेरिका में जाके बेच सकता है। अगर भारत में खिलौने वाला है तो खिलौने वाला अपनी प्रोडक्ट्स को सिर्फ भारत में नहीं बेच सकता, वो दुनिया के किसी भी कोने में सेल आउट कर सकता है। इसी तरीके से दुनिया की कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी काम करने वाले इंसान हो, कोई भी कंट्री हो, वो भारत में भी आके अपने सामान को सेल कर सकती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप भारत के व्यक्ति हो तो आप अपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सिर्फ अपने भारत के अंदर ही सेल कर सकते हो, आप दूसरी कंट्रीज में सेल नहीं कर सकते। तब किस तरह की इकोनॉमी होती थी, क्लोज इकोनॉमी एक तरीके से कह लो, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है जब इकोनॉमी ओपन हो जाती है, इससे फायदा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फायदा किस तरीके से होगा, जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, उदाहरण के लिए समझो कि मेरा टॉयज बनाने का बिजनेस है, खिलौने बनाने का बिजनेस है, ठीक। अब टॉयज अगर मैं भारत के अंदर हूँ तो भारत के अंदर मैं इन टॉयज को बेचूंगा तो हो सकता है कि मैं उतना प्रॉफिट ना कमा पाऊँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे पास चांस आ गया, ओपन इकोनॉमी मेरे को मिल गई, ठीक है, तो यानी कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपने खिलौने को सेल कर सकता हूँ, ठीक। अब दुनिया में के अगर किसी कोने में अपने खिलौने को मैं सेल कर सकता हूँ, तो इससे क्या चीज़ होगा, मैं अलग अलग कंट्रीज़ में मैं अपने व्यापार को क्या कर सकता हूँ, फैला सकता हूँ, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिचुएशन होती है, इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। जैसे कोई कंट्री ज़्यादा रिच है, कोई कंट्री कम रिच है, कोई कंट्री पुअर है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट के प्राइजेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कोई रिच कंट्री है तो यही मेरे टॉयज़ की कीमत उस कंट्री में जाके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई पुअर कंट्री है, वहाँ पर मेरी खिलौने की कीमत कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, ओवरऑल मेरे पास वैरायटी ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास कस्टमर की जो लिस्ट होगी वो वैरायटी ऑफ आ जाएगी, जिससे क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन इकोनॉमी का फायदा होता है और ओवरऑल पूरी की पूरी ये कंट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर भारत ने ओपन इकोनॉमी अपनी कर दी, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया, इसका मतलब भारत ने ये कह दिया कि अब हमारे देश में कोई भी कंट्री आके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। तो इससे भारत को ही बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। फायदा कैसे होगा, ये समझिए कि अगर भारत ने अलाउ कर दिया बाहरी कंट्रीज को कि वो भारत में आके क्या कर सकती हैं, अपना बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, बाहरी कंट्रीज भारत में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, भारत के लोगों को उन्हीं फैक्ट्रीज में रोजगार मिलेगा, ठीक है। ये कंपनीज जिस जमीन पर अपनी फैक्ट्रीज को ओपन किए हुए हैं उसका क्या देंगे, किराया देंगे, जिससे भारत को फायदा होगा। अभी कंपनीज इसके अलावा टैक्सेस भी देंगे और टैक्सेस से भी किसका फायदा होगा, देश का ही फायदा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, हमारी की पूरी के पूरे देश का ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है किसका, ओपन इकोनॉमी का, ठीक। और इसके अलावा क्या चीज होता है, ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी कि हम क्या, इट कनेक्ट्स विद ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। इससे क्या चीज होगा, हम ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से कनेक्ट होंगे, ठीक है। प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, ठीक है, और गुड्स भी हमारे पास क्या होंगे, वैरायटी टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो ये ओपन इकोनॉमी का क्या चीज होगा, फायदा होगा, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो अभी कोई भी
रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही है, बहुत ही साधारण सी मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है, सब कुछ लेन देन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह एक्सपेंड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने देखा ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जब एक कंट्री बिल्कुल ये रेस्ट्रिक्शन हटा देती है कि कोई हमारी कंट्री में बिजनेस करने नहीं आ सकता, ठीक है, ये बिल्कुल हटा देती है कि अब कोई भी किसी भी कंट्री में जाके अपने बिजनेस वगैरह एक्सपेंड कर सकता है, सेल आउट कर सकता है, ठीक है, तो वो हो जाती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो अब एक टर्म हम बात करते हैं, एक नया होगा आपके लिए, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, होता है एक एमएनसी, ठीक है, एमएनसी जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, एक नई चीज़ है, इसको समझिएगा एमएनसी क्या चीज़ होती है। तो एमएनसी क्या होती है, अ मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज बट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वन, ठीक है। तो एमएनसी सिंपल से मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी, ठीक है, एक ऐसी कंपनी जिसकी जो ब्रांच होगी वो कई सारी कंट्रीज में होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की, ठीक है, और मेरी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करने लग गई, ठीक है, और एक टाइम के बाद मेरी कंपनी इतनी ग्रोथ हुई कि मैंने अपनी ब्रांच क्या कर दिया, अमेरिका में भी अपनी सेम कंपनी खोल दी, इसी तरीके से मान लो चाइना में भी ओपन कर दी, स्विट्जरलैंड में भी ओपन कर दी। तो जब एक कंपनी अपने ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में ओपन कर देती है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टी यानी कि एक से ज्यादा, नेशनल मतलब कंट्रीज, ठीक है। तो जो कंपनी एक से ज्यादा कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस को ओपन कर देती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो ये बात हुई मल्टीनेशनल कंपनी की, ठीक है। अब भारत की कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनकी आप बात सुनिए। एक टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा कंपनी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, ठीक है। तो टाटा भी क्या चीज़ है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसी तरीके से इन्फोसिस भी मल्टीनेशनल कंपनी है। रिलायंस जो कि अंबानी जी की कंपनी, मुकेश अंबानी की, ये भी क्या चीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कार बनाती है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। और विप्रो जिसमें महेंद्र सिंह धोनी प्रचार करते हैं, आपने देखा ही होगा, तो वो भी क्या चीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज की, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, फैक्टर्स दैट इंडिया टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन जो था वो बहुत पहले आ चुका था, ठीक है, लेकिन भारत ग्लोबलाइजेशन में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ ऐसा कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो पहले तो भारत ने सोचा था कि जैसे भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, ठीक है, और 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत ने ये सोचा कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि बाहर की कंट्रीज हमारे देश के अंदर आके व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। भारत के बाहर के जो बिजनेसमैन होते हैं वो भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। तो इंडिया ने ये सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के जो लोग होंगे उनको रोजगार में काफ़ी दिक्कत आएगी, उनको बाहरी जो कंट्रीज होंगे उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, जिससे भारत के लोग अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, अलाउ नहीं किया कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि बाहरी कंट्री के कोई लोग आए और भारत में अपने बिजनेसेस वगैरह लगा सकें, ठीक है। क्योंकि भारत को लग रहा था इससे हमारे लोगों को खतरा होगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया 1991 तक कि भारत में बहुत बड़ी क्या चीज़ है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चीज़ आई कि भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, ठीक है। तो भारत की जब अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं कर रही थी और दुनिया कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भारत की ग्रोथ करने के लिए क्या चीज़ होता है कि भारत में ना टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर लेवल की थी, ठीक है, ना रोजगार जनरेट हो पा रहे थे। सारी की सारी जो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी भारत के अंदर वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव थी, एक तरीके से गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती थी। और सरकारी चीज़ों को तो आप जानते हैं, सरकारी फैक्ट्री हो, सरकारी सुविधाएं हो, ज़्यादातर किस तरीके से होती हैं। तो उसमें क्या चीज़ होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर कोई डेडिकेशन या फिर पैशन नाम की चीज़ नहीं होती कि कंपनी को ग्रो करने में मेहनत करेंगे। जिससे क्या होता था कि ना भारत के अंदर रोजगार बढ़ रहा था, ना कंपनीज ग्रोथ कर रही थी, ना हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। जिससे क्या हुआ 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस भारत के अंदर आ गया, ठीक है। उस समय भारत को क्या रियलाइज हुआ, उस समय भारत को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हमें वर्ल्ड के लेवल पर कंपीट करना है, अगर हमें बाकी कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो क्या हुआ 1991 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके बाद भारत ने क्या किया, अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है। 1991 के बाद भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या किया, सुधार किया, ठीक है। और पॉलिसी क्या लेके आए अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो भारत ने क्या लेके आए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए, ठीक है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट रिड्यूस रेस्ट्रिक्शन बिजनेसेस और बूस्ट ग्रोथ, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ जो हमारी भारत सरकार ने किया वो ये किया कि अब बिजनेसेस वगैरह ओपन करने के लिए बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी, रोक टोक थी, उसको कम कर दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या चीज़ था, 1991 से पहले तक अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो ये बहुत ही टफ टास्क होता था। ठीक है, अगर आपको एक अपनी प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो उसके लिए 50 तरह के एग्रीमेंट साइन करने पड़ते थे, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे, जिसके लिए बहुत माथापाची का काम होता था। ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से कोई पर्सन जो होता था ना, इतनी सिरदर्द लेना ही नहीं चाहता था। वो सोचता था छोड़ो क्या बिजनेस वगैरह करें, इससे अच्छा है कि हम किसी की कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। ठीक, तो भारत ने क्या किया, भारत को रियलाइज हुआ कि नहीं, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगी, जब तक लोग स्वरोजगार विकसित नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक भारत जो है आगे नहीं बढ़ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार नहीं जनरेट कर सकता। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज भी कैसी थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज वैसे भी आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं अपनी कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करूँगा। ठीक है, अब जो मेरे एम्प्लॉयर्स होंगे वो भी मेहनत करेंगे ताकि उनको भी तरक्की मिले। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता, उनके जो कर्मचारी, उनको साफ पता है कि हमारी सैलरी तो फिक्स है। ठीक है, हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले तो हमारा तो उतना ग्रोथ कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ होता था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करना होगा, और प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए जितनी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जितनी रोक टोक होती हैं, उन सारी चीज़ों को हमें कम करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनीज को ओपन कर सकें। ठीक है, उसके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी लेके आए, उसके लिए सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए। इसका मतलब उन्होंने साफ ऐसी नीति लेके आई जिसके तहत उन्होंने क्या किया, जो 50 तरह के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता था, अप्रूवल का काम होता था, सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। ठीक है, कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, किसी को भी अब बिजनेस ओपन करना काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, इतनी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी, जिससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर क्या करने लगे, बिजनेसेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। जिससे क्या हुआ, जिससे भारत की इकॉनमी अब धीरे धीरे क्या करने लगी, ग्रोथ करने लगे। ठीक, एक तो ये हुआ। इसके अलावा इससे क्या फ़ायदा हुआ, एफडीआई अट्रैक्शन। एफडीआई मतलब क्या है, इंडिया अलाउड मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारत ने ये भी परमिशन दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन की जो कंपनीज जितनी होती हैं वो भारत के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, यानी कि जैसे अमेरिका की कंपनी है तो अलाउ कर दिया कि अमेरिका की कंपनी अब डायरेक्ट भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनीज ओपन कर सकती है। ठीक है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी फील्ड में पैसा लगाना हो, फॉरेन कंपनीज क्या कर सकती है, भारत के अंदर लगा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फॉरेन कंपनी को भी फायदा होगा और इससे भारत को भी फायदा होगा। ठीक है, क्यों, भारत को कैसे फायदा होगा, अगर कोई भी बाहरी कंपनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहले मतलब सुन लो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, कोई भी फॉरेन कंपनी जो है, ठीक है, अब डायरेक्टली बिना किसी रोक टोक के भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। चाहे किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, चाहे भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत को अगर नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत की इंडस्ट्रीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर फॉरेन कंपनीज ही अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो ओवरऑल क्या होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को अच्छी खासी अमाउंट में टैक्स मिलेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भारत को ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब भारत ने किया तो भी क्या शुरू हो गया, भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा भारत ने क्या किया, ट्रेड रिफॉर्म्स लेके आया। ट्रेड रिफॉर्म्स मतलब कि पहले क्या चीज़ होता था कि जब भारत की कोई भी सामान है, मान लो कि अमेरिका, जैसे मान लो अमेरिका भारत के अंदर अपना कोई भी सामान सेल कर रही है, मान लो कि एग्जांपल के पेन सेल कर रही है। ठीक है, अमेरिका से वो पेन 5 रुपये में बना, ठीक है, लेकिन भारत की बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए एक टैक्स लगता था जिसको हम बोलते हैं टैरिफ। ठीक है, अब टैरिफ क्या चीज़ होता है, टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब इसी 5 रुपये के पेन पर भारतीय गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 रुपये टैरिफ लगा देगी, एक तरीके से टैक्स लगा देगी। तो अमेरिका का ये जो 5 रुपये का पेन हो गया 10 रुपये का, तो भारत में अब इसी पेन की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अमेरिका भी इस चीज़ को मतलब कि प्रॉब्लम की तरह देखता था कि जो टैरिफ वगैरह है उसको कम किया जाए, जिससे क्या हो कि जो एक तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना हो, सामान को किसी देश के अंदर लेके आना और बाहर लेके जाना हो, ये क्या हो जाए, ये एक सस्ता हो जाए। ठीक है, तो भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड में भी रिफॉर्म किए। तो भारत ने क्या किया, टैरिफ टैक्सेस वगैरह को कम किया, जिससे क्या हो, भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन की जो गति है और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा क्या होगा, WTO मेंबरशिप। अब भारत ने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये WTO क्या चीज़ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विश्व लेवल पर एक
विश्व लेवल पे काम करती है। और WTO क्या काम करती है? WTO वर्ल्ड लेवल पे जो बिजनेसेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, ट्रेड वगैरह जो चलता है, उन सारी चीज़ों को नियंत्रित करती है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर टैरिफ कितना लगाया जाएगा, ट्रेड किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इन सारी चीज़ों को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। ये देखती है ट्रेड जो है उसमें किसी तरीके से धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई कंट्री एक तरीके से मोनोपोली तो नहीं बैठा के बैठी हुई है, ठीक है। एक तरीके से जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सिर्फ अपना ही तो हक नहीं बना के बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है कौन? WTO, ठीक है। तो भारत क्या बन गया? WTO का मेंबर बन गया, ठीक है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में भारत जो है और तेजी से आगे गति करे, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक भारत ने क्या किया, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा? सबसे पहले 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, उसकी वजह से भारत ने अपने जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें बदलाव लेके आए, ठीक है। फिर भारत ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। इसका मतलब क्या चीज़ है? भारत ने बिजनेसेस में क्या किया, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन होते थे, रोक टोक होती थी, 50 तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते थे, उसको कम कर दिया, ठीक है। FDI अट्रैक्शन को बढ़ा दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भारत ने बढ़ावा दिया, ताकि बाहर के जो कंट्रीज है वो भारत में आके मतलब कम टैक्सेस वगैरह पे भी क्या करें, एक तरीके से बिजनेस वगैरह कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। और भारत ने ट्रेड रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो चार्जेस होते थे, जो टैरिफ होता था, उसको भारत ने कम कर दिया, ठीक है। और भारत ने WTO की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसकी भारत ने मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जिसको तकनीकी बोलते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? तो टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टूल्स एंड मशीन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब क्या है कि ऐसी टूल्स का, ऐसी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा सॉल्व हो जाए, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो जितनी भी मशीन है, साइंस है, उसमें एक तरीके से एज लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, जैसे एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल जिस साइंस पर काम करता है, ठीक है, मोटरसाइकिल को चलाने में जो साइंस लगता है, वही साइंस रफली तौर पे देखा जाए तो कार में भी लगता है, वही साइंस देखा जाए तो मोटरसाइकिल के 50 ब्रांड आते हैं उसमें भी लगता है, ठीक है। साइंस तो सेम है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ करता है कि टेक्नोलॉजी से उसी साइंस में थोड़ी सी और बेहतरी लेके आई जाती है, ठीक है, ताकि उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, उसमें थोड़ी सी और वेरिएशन लेके आई जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। जैसे कंप्यूटर जिस तरीके से काम करता है, ठीक है, सेम वही हमारे क्या है, एक मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन कंप्यूटर जिस साइंस पे काम करता है उसे साइंस तो सेम मोबाइल में भी, लेकिन बस क्या किया गया है, उसकी शेप को छोटा कर दिया गया है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मशीन पार्ट्स को छोटा कर दिया, ये क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से क्या करता है, साइंस का एक छोटा सा रूप है टेक्नोलॉजी। जैसे साइंस समझो माँ है और टेक्नोलॉजी समझो बच्चा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार होते रहते हैं। तो क्यों होते हैं? ताकि प्रॉब्लम्स को, आए दिन आने वाली प्रॉब्लम जो है, स्पीड जो है, इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसका और क्या यूज़ है? इट इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट इन वेरियस, अलग अलग फील्ड में एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्लूड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिस्टम, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऐप हो गई, ठीक है। हार्डवेयर का होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन का ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इट कनेक्ट्स पीपल एंड एनहेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या चीज़ होता है, ये लोगों को जोड़ती है और कम्युनिकेशन को और ज़्यादा सुधारती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अब हम अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और अगला टॉपिक है हमारे पास लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। विदेशी व्यापार और विदेशी नीति दी लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या चीज़ होता है? लिबरलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि भारत क्या चीज़ होगा, अब लिबरल होगा। लिबरल होने का मतलब क्या है कि अब भारत जो है, चाहे बिजनेसेस वगैरह हो,
चाहे दूसरी कंट्री अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी बिजनेस ओपन करने के लिए आ रही तो लिबरल होगा। इसका मतलब क्या, टैक्सेस वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं लगाएगा, टैरिफ उतनी ज़्यादा नहीं लगाएगा, ठीक है। एक तरीके से खुद सपोर्ट करेगा कंट्रीज़ को, ताकि कंट्रीज़ को भी और अपने देश के भी लोगों को कि वो बिजनेसेस वगैरह और इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ें, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें लिबरलाइजेशन में आ जाती है वो देखिए। सबसे पहले क्या चीज़ है, फ्री ट्रेड, ठीक है। रिड्यूसिंग बैरियर्स लाइक टैरिफ टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। अब पहली चीज़ क्या आ जाती है लिबरलाइजेशन में कि ट्रेड को क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, फिर बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड में जो टैरिफ होता है, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए जा रही है, अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रही है, तो उस पर जो टैरिफ लग रहा है, उस पर जो टैक्स लग रहा है, उस टैक्स को क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या एक लिबरलाइजेशन का एक तरीके से मेथड है, ठीक है, कि लिबरल मतलब एकदम फ्री कर देना, ठीक है। लिबरल मतलब फ्रीडम एक तरीके से ऐसे समझ लो। उसके अलावा क्या चीज़ कर देते हैं, मार्केट एक्सेस, एनकरेजिंग फॉरेन कंपनी टू सेल गुड्स इन लोकल मार्केट। बाहरी कंपनीज को एनकरेज करना, उत्साहित करना कि भारत में आके या फिर हमारे देश में आके बिजनेसेस वगैरह करें, ठीक है। ये भी एक लिबरलाइजेशन का मेथड है। इन्वेस्टमेंट, अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लोकल बिजनेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन कंपनीज के को ये एक तरीके से ऑफर देना, ये एक तरीके से हेल्प करना कि वो आके भारत की जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अगर देखो भारत की मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो कार बनाने की फैक्ट्री है। अब विदेशी कोई कार बनाने की फैक्ट्री अगर भारत की कार बनाने की फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी तो इससे क्या होगा, भारत की जो बिजनेस है ये ग्रो करेगा, भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ साथ में जो फॉरेन कंपनी है ये भी तो ग्रो करेगी ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल सबका भला होगा, ठीक। इसके अलावा क्या है, ग्लोबल इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड, बूस्टिंग ट्रेड एंड कॉपरेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ बोल रहा है, कनेक्टिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड, पूरी की पूरी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लेवल पे कनेक्ट करना, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सभी का सहयोग बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, इंप्रूविंग लोकल बिजनेसेस बाय एक्सपोजिंग देम टू ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है। इससे क्या होगा, जब लोकल बिजनेसेस जो छोटे मोटे भारत की कंपनी अगर ग्रो करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन करने के योग्य बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है लिबरलाइजेशन में। तो लिबरलाइजेशन में क्या क्या किया जाता है समझिए। लिबरलाइजेशन में ट्रेड को फ्री कर दिया जाता है या फिर टैरिफ को बहुत कम कर दिया जाता है। फॉरेन कंपनीज को एक मोटिवेट किया जाता है कि हमारे कंट्री में आके अपने प्रोडक्ट को सेल करो और इन्वेस्टमेंट करो हमारे देश के अंदर आके। इससे क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे जो इंटीग्रेशन होगा, सभी कंट्रीज़ का जो मिलना जुलना होगा और बिजनेसेस होंगे वो बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस की, एक प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी, जिससे क्या होगा, सभी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ होते हैं, हवालेदा काटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। इट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ गवर्नमेंट स्पेंड एंड व्हाट इट अर्न्स इन रेवेन्यू, ठीक है। तो देखिए, When a government spend more than it earns, it has a fiscal deficit, ठीक है। देखिए, तो फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब क्या चीज़ होता है कि सरकार की जितनी आमदनी है, ठीक है, सरकार जब उससे ज़्यादा खर्च कर देती है तो उसके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कमाया 100 रुपये, ठीक है, सरकार ने अर्निंग की 100 रुपये और सरकार ने खर्च कर दिया 110 रुपये, ठीक है। तो सरकार की अर्निंग और सरकार की खर्च के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सरकार की अर्निंग और सरकार की जो खर्च होते हैं उसके बीच के गैप को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार जितना अर्न करती है अगर उससे ज़्यादा खर्च कर रही है तो उसके गैप को क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है, भुगतान संतुलित जिसे हम कहते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक देश दूसरे कंट्रीज, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, यानी दुनिया के सभी देशों के साथ उसका जो लेन देन है, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जितना भी लेन देन है उसके रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत का चाइना के साथ क्या लेन देन है, कोई सामान आ रहा है, कोई सामान जा रहा है, जितना भी पैसे का लेन देन हुआ है, इसके पूरे रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से हर एक कंट्री के साथ में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। विदेशी व्यापार है विदेशी नीति थी लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 1991 में क्या चाहिए था, भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से भारत ने क्या किया था, अपने आर्थिक रिफॉर्म लेके आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, ठीक है। और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भारत ने 3 चीज़ें शामिल की थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LPG। अब यहाँ पे वो LPG वाला गैस वाला LPG नहीं है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। L का मतलब लिबरलाइजेशन,
ठीक है। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ये तीन चीज़ें कौन थी जो भारत की पूरी इकोनॉमिक को चेंज करके रख दिए थे, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन अभी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या किया था, भारत ने रेस्ट्रिक्शन, जितनी रोक टोक थी उसको क्या किया था, कम किया था। जैसे टैरिफ्स वगैरह कम करना, जिससे बाहरी कंट्रीज हमारे देश के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस को खोलने के लिए जितने तरह के लाइसेंस वगैरह लगते हैं, 50 तरह के, उन लाइसेंसेस को कम करना, जिससे क्या हो, बिजनेस को ऑपरेट करना, चलाना ईजी हो जाए, ठीक है। किसी भी नए इंसान को बिजनेस ओपन करना ईजी हो जाए, तो ये आ जाते हैं लिबरलाइजेशन में, ठीक है। इससे क्या चीज़ होता है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। और इससे बाहरी कंट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 50 तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने पड़ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति इजीली अब बिजनेस ओपन कर सकता है। अब जितने ज़्यादा लोग बिजनेस ओपन करेंगे उनमें आपस में क्या क्रिएट होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा। अगर कंपटीशन क्रिएट होगा तो इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं और बेटर होने की कोशिश करेंगे, और इससे कंट्री का ही फायदा होगा जितने वो बेटर होंगे तो। और कंपटीशन के साथ साथ में अब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहरी कंट्रीज भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो भी फायदा देंगे, ठीक है। टैक्सेस वगैरह देंगी, रोजगार देंगी, तो ओवरऑल इससे भी किसका फायदा होगा, भारत का फायदा होगा। तो पहली चीज भारत ने क्या की, लिबरलाइजेशन की। अब दूसरा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या चीज था, सेलिंग गवर्नमेंट कंपनीज। अब भारत ने क्या चीज़ किया कि भारत ने जितनी गवर्नमेंट कंपनीज थी उसको किसको सेल करना शुरू कर दिया, प्राइवेट फर्म्स को, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको प्राइवेट कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उसके कर्मचारी इतने प्रोडक्टिव होते नहीं हैं, ठीक है। साथ साथ में क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता, उनकी फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, तो उतनी वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। लेकिन जैसे वो प्राइवेट बंदे के हाथ में आएगी, उससे क्या चाहिए, उस कंपनी पर मेहनत करेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट चाहिए तो जितने भी कर्मचारी होंगे वो भी आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे कंपनी ग्रो होगी, और कंपनी ग्रो होगी तो ओवरऑल पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी ग्रो होगी तो कंपनी से क्या आएगा, टैक्स आएगा, ठीक है। और जो टैक्स आएगा वो टैक्स सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट उससे हमारी पूरी की पूरी देश के डेवलपमेंट में लगा सकती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत में क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, मेनली प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ था कि अब गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्ट किस में हो रही थी, प्राइवेट कंपनीज में हो रही थी, और भारत प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, फोकस कर रहा था उन पर, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा तेजी से ग्रो हो, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, इंप्रूविंग सर्विसेज होनी शुरू है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ऑफन प्रोवाइड, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तुलना में प्राइवेट कंपनी बेहतर सर्विस देती है, ठीक है। अगर आप किसी जाहिर सी बात है, देखिए हॉस्पिटल्स वगैरह प्राइवेट होते हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे, वहाँ की सर्विस आपको कैसी लगेगी, वहाँ की बेकार सर्विस होती है, ठीक है। वही आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाए, तो वहाँ की सर्विस कितनी बेहतर होती है, क्यों, क्योंकि उन्हें बेहतर से बेहतर क्या चाहिए, फायदा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रॉफिट कमाना है, तो सर्विसेज भी आपको बेहतर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन करने से पहली बात प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ होना शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं वो बेहतर होनी शुरू हुई, और इसके अलावा क्या चीज़ हुआ कि रेवेन्यू जनरेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। एक तरीके से पैसा भी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जितनी तेजी से ग्रो कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से प्राइवेट कंपनी से ग्रो करना शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन के कारण, ठीक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो हो गया, और ग्लोबलाइजेशन तो मैंने पहले ही समझा दिया थे आप लोगों को कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया था, जिससे क्या हुआ, पूरी दुनिया के लेवल पे इंडिया एक तरीके से ग्लोबलाइज होने के लिए तैयार हो गया, कि बाहरी कंपनीज अब भारत में आके बिजनेसेस कर सकती हैं, भारत दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई थी, ठीक। तो 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी भारत ने, उसमें 3 चीज़ें लेके आए थे, LPG लिबरलाइजेशन, ठीक है, जिसमें भारत ने तारीफ वगैरह को कम कर दिया था, जितने भी तरह के रोक टोक थी उसको कम कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन में भारत ने प्राइवेट कंपनीज पर फोकस किया। ग्लोबलाइजेशन में भारत ने क्या किया कि बाहरी कंपनीज को भी अब न्योता दिया कि वो भी भारत में आ सकती हैं, ठीक है। एक तरीके से भारत कनेक्ट हो गया दुनिया के साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, ठीक है। ये क्या दीजिए, विदेशी व्यापार नीति, ठीक है।
अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, इसको समझिए। रेगुलेट ट्रेड, FTP गाइड्स हाउ इंडिया कंडक्ट्स ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो FTP का क्या काम होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या चीज़ होती है, ये गाइड करती है कि इंडिया बाकी दुनिया भर की कंट्रीज के साथ बिजनेस किस तरीके से करेगा, ठीक है। एक तरीके से बिजनेसेस को कंट्रोल करता है कि एक तरीके से कौन कौन से लॉ होंगे, कानून होंगे, जिससे बिजनेसेस एक तरीके से कंट्रोल किए जाएंगे, ठीक है। प्रमोट एक्सपोर्ट्स, इट इनकरेजेस इंडियन बिजनेस टू सेल गुड अब्रोड, ठीक है। अच्छा, FTP ओवरऑल इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो क्या चीज़ है कि ये इंडिया को मैनेज करती है। FTP इंडिया को मैनेज करती है कि इंडिया बाकी दुनिया भर के देशों के साथ किस तरीके से क्या करेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है। और ये भारत को क्या करती है, एक तरीके से प्रमोट करती है भारत, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, ठीक है, यानी कि हम भारत की चीज़ों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, ठीक है, ना कि दुनिया भर की चीज़ों को भारत में लेके आएँ, ठीक। इससे ज़्यादा हम लोग क्या करें कि भारत की चीज़ों को दुनिया भर में क्या करें, एक्सपोर्ट करें। इकोनॉमिक ग्रोथ एम्स टू बूस्ट द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज ट्रेड, ठीक है, और ये भी नज़र रखता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जितनी ज़्यादा ट्रेड हो सके उस ट्रेड्स के थ्रू हमारी इकोनॉमी क्या करे, बूस्ट करे, ठीक है। तो ओवरऑल FTP का काम क्या है, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या चीज़ है, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये देखती है कि भारत का जो ट्रेड है, ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और ये भारत की ट्रेड को क्या करती है, दुनिया भर में फैलाने का काम करती है, ठीक है, कि ये कोशिश करती है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, ठीक है, जो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बाहर जो सेल आउट करेंगे इसको बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ करती है कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक। ये चीज़ है हमारी FTP। अब बात करते हैं WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने ऊपर बात किया था ना WTO के बारे में, अब वही WTO ही है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं WTO क्या चीज़ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल ट्रेड रूल्स, ठीक है, WTO एस्टैब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो WTO क्या चीज़ है, एक तरीके से एक संस्था है, ठीक है। और WTO का काम क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बिजनेसेस वगैरह हो, व्यापार वगैरह, उस चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इट हैज़ रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्री। अच्छा, कंट्रीज के बीच में जितने भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, आपस में उनके जो मतभेद होते हैं, इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करने का काम कौन करता है, WTO करता है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये भी मैनेज करता है कि ट्रेड भी जो फेयर हो, ठीक है, मतलब कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ साथ में जो बिजनेसेस वगैरह हो फेयर हो, किसी तरीके से उसमें धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, WTO कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, भारत के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स, ठीक है। देखो, बहुत बड़ा फायदा कंज्यूमर्स का होगा, सॉरी कस्टमर्स नहीं, कंज्यूमर मतलब जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। मैं कोई सामान यूज़ करने के लिए लेके आया मार्केट से, तो मैं क्या हूँ, कंज्यूमर हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर का इसका बहुत बड़ा फायदा हो, क्योंकि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स मिल गए, ठीक है। पहले अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास कपड़े के जो चॉइसेस होते थे बहुत लिमिटेड होते थे। अगर मार्केट में जाके कोई व्हीकल खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते थे। मगर ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, दुनिया भर की कार की कंपनीज, बाइक्स की कंपनीज अब एक दूसरे की कंट्रीज में हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को क्या होता है, बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्वालिटी बहुत बेहतर उन्हें मिलती है, क्योंकि सभी जो कंपनीज हैं कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। और कंपटीशन में वही आगे निकलेगा जो जितना बेहतर सामान देगा, ठीक है। तो कंज्यूमर्स का फायदा ये हो कि उन्हें बेहतर क्वालिटी की चीज़ें मिल गई, वैरायटी में चीज़ें मिल गई, साथ साथ में लो प्राइजेस में भी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। लो प्राइजेस से हायर प्राइजेस तक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जितनी वैरायटीज़ थी, वो सारी चीज़ें कंज्यूमर्स को मिलनी शुरू हुई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या फ़ायदा हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। जितनी भी बाहरी कंपनीज थी ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत में इन्वेस्ट करनी शुरू की, ठीक है। जिससे क्या हुआ, भारत में जॉब्स वगैरह बढ़ने लगे, ठीक है। भारत की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इससे भारत का फायदा हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, टॉप इंडियन कंपनीज, ठीक है। भारत की जो टॉप इंडियन कंपनीज थी वो भी क्या हो गई, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या करने लगी, कंपीट करने लगी, ठीक है। तो भारत के लेवल पे, जैसे मैंने इन्फोसिस की बात की, रिलायंस की बात की, टाटास की बात की, तो ये भी सभी क्या बनने लगे, वर्ल्ड लेवल पे ग्रो करने लगे। इससे ओवरऑल फायदा किसका होगा, भारत का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा IT कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन बूस्ट द IT सेक्टर लीडिंग इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विसेज एंड जॉब ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ, वर्ल्ड के लेवल पे भारत की जो IT कंपनीज है इनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, ठीक है। अब जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पे जो सर्विसेज वगैरह की ग्रोथ वगैरह की जो डिमांड बढ़ने लगी, भारत की कंपनीज ने, IT कंपनीज ने उसको फुलफिल करना शुरू किया, ठीक है। तो ये सारे फायदे हुए किसको, ये सारे इंपैक्ट पड़े किस पर, भारत पर, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं नीड फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन भी जो हो रहा है वो भी फेयर होना चाहिए, ठीक है। फेयर मतलब एक तरीके से निरपक्ष होना चाहिए, निरपक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी तरीके से धोखाधड़ी भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज़ है रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है, भेदभाव कम होना चाहिए, ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन हेल्प रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर एंश्योरिंग एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। अच्छा, फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो कम होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे सभी ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा डेवलपमेंट भी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में दुनिया को आगे बढ़ाने के चक्कर में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी के पूरे अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा कि तरक्की करनी तो ज़रूरी है, लेकिन तरक्की से बहुत ऊंची चीज़ जो है वो है कि हमारी धरती का सेफ रहना, क्योंकि अगर हमारी धरती सेफ रहेगी तभी ये दुनिया है, तभी हम लोग हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ही नहीं बेहतर होंगी तो करते रहिए ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को ग्रोथ करते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके अलावा वर्कर राइट्स को, ठीक है। अच्छा देखिए, बड़े बड़े लेवल पे जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, ठीक है, कंपनीज ग्रो तो बहुत ज़्यादा करें, लेकिन कंपनीज का मालिकों का बहुत फ़ायदा हो रहा है, कंट्री का बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बीच में जो पिसता कौन है, मजदूर पिसते हैं, ठीक है। मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन वेजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा, ये सारी चीज़ों को भी प्रॉपर वे से ऑपरेट करनी होगी कि वर्कर्स को भी उनके राइट मिले, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है, सपोर्ट लॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग ओवरशैडो ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के कारण दुनिया भर की जो एकदम फैशन है, दुनिया भर के जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके इन्फ्लुएंस के कारण आप अपनी संस्कृति को, ठीक है, आप अपनी पहचान को, आप अपनी एक तरीके से आपकी कंट्री का जो कोर है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को अगर आप पीछे छोड़ दें तो ये भी बेहतर नहीं होगा, ठीक है। आप साइंस की तरफ आगे बढ़िए, आप तरक्की की तरफ आगे बढ़िए, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को मत भूलिए, ठीक है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा आपको। इसके अलावा स्टेबल इकोनॉमिक, ठीक है, एनकरेज स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस थ्रू बैलेंस ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये संतुलित व्यापार पद्धतियाँ रहे स्थिर आर्थिक विकास में उत्साहित करते थे, आर्थिक संकट खतरे को घटाता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी ओवरऑल लेवल पे क्या होनी चाहिए, बैलेंस वे में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक टॉपिक आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए, ठीक। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।